हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन और उसकी दो प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस मतलब सिंपल वे में कहना चाहें तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में हमको पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट के टर्म में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसकी होती है? एस ब्लॉक एलिमेंट की होती है, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट की और फिर कम होती है पी ब्लॉक एलिमेंट की। अब ऐसा क्यों होता है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने की रिक्वायरमेंट है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो पीरियड में हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे, तो पीरियड में बढ़ने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ पीरियड में बढ़ेगा, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया इसका मतलब, या कहें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है इसको खींचने की, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे, और अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे इस कारण से इनकी साइज क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसकी होती है? एस ब्लॉक एलिमेंट की, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट की, और फिर होती है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एटॉमिक साइज को पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट के टर्म में कंसर्न करें तो यहाँ पर एटॉमिक साइज के अंदर इरेगुलर चेंज होता है। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इरेगुलर चेंज, पहले डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज, फिर कांस्टेंट रहती है, और फिर इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। वो है सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं 4s ऑर्बिटल बनाता हूँ। 4s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। फिर बनाऊँ मैं इसके अंदर 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, और इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के बाद अब मैं बात करूँ इसके अंदर न्यूक्लियस बना दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 3D और 4s ऑर्बिटल है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होता है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। यानी कि सेकंड लास्ट ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट सेल के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो अट्रैक्ट करने वाला तो एक न्यूक्लियस है, लेकिन रिपल करने वाले इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस कारण मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो गया अट्रैक्शन से। तो रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होने के कारण क्या कंडीशन आएगी? एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल क्या कर रहा है? उसको रिपल कर रहा है बार वाले ऑर्बिटल को, और बार वाले ऑर्बिटल को रिपल ज़्यादा करने के कारण या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करने के कारण उसमें रिपल ज़्यादा होंगे, और रिपल ज़्यादा होंगे इसका मतलब एटॉमिक साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द चेंज इन एटॉमिक साइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन आउटर मोस्ट एंड सेकेंड लास्ट सेल इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर मैंने चेंज इन एटॉमिक साइज लिखा है, क्योंकि कई जगह ऐसा भी होगा जिसमें सील्डिंग इफेक्ट के कारण जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज भी होती है। लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर कंसर्न कर रहे हैं किसके टर्म में? यहाँ पर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कंसर्न कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करें इसके अंदर कि डी ब्लॉक एलिमेंट में इरेगुलर चेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, उसको बताना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर 3D सीरीज ली। अब इस 3D सीरीज के अंदर देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, यहाँ पर क्या होता है? एटॉमिक साइज जो होती है डिक्रीज होती है। लेकिन
फेरस, कोबाल्ट और निकल यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और फिर कॉपर और जिंक इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। वापस कहना चाहूँ, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होती है। फेरस, कोबाल्ट, निकल तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ऑलमोस्ट का मतलब क्या, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा 1 और 2 का, जैसे एक की 115 पिकोमीटर है तो दूसरे की होगी 116 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर, या कांस्टेंट भी रह सकती है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह रहा हूं मैं इसके अंदर, सारी कांस्टेंट मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं, ऑलमोस्ट कह रहा हूं इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर कॉपर और जिंक में होती है एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब यहाँ पे बात करें ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो रीजन में देखें, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेंगे, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या ज़्यादा लगेगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा इन कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। और जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसके कारण एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाएगी। बात करें इसके अंदर जो है फेरस, कोबाल्ट और निकल। अब फेरस, कोबाल्ट और निकल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन भी ज़्यादा होते हैं। अब आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, जो रिपल्सन फोर्स है और अट्रैक्शन फोर्स है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी ये कह सकता हूं मैं इसके अंदर कि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों इक्वल होने के कारण इनकी एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहती है। लेकिन लास्ट में जाएं तो डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने के कारण अंदर वाले ऑर्बिटल जो है बाहर वाले ऑर्बिटल को क्या करते हैं, रिपल ज़्यादा करते हैं, और रिपल ज्यादा करने के कारण शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा और जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। इस कारण से एटॉमिक साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहां पर था 3D सीरीज के कंसर्न में, यानी कि क्लियर हो गया है आपको रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट में वेरिएशन के कारण ये सारी चीजें हो रही है। अब ये का ये फंडा जो है किस में लगेगा, 4D सीरीज में भी लगेगा। तो यहां पर मैं कुछ लिखना नहीं चाहूंगा, सिर्फ 4D सीरीज को ही लिखा है मैंने इसके अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें 5D सीरीज में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें 6D सीरीज में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये हमारा था पीरियडिक टेबल में पीरियड में जाने पर एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आता है। नेक्स्ट बात करें हम पीरियडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं तब क्या फर्क पड़ता है वो देखना है। तो स्कैंडियम से इट्रियम तक जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। ये जो पीरियड बता रहे हैं वो पीरियड किसको बता रहे हैं, नंबर ऑफ सेल को ही बता रहे हैं पीरियडिक टेबल में। जैसे फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, 5 पीरियड है। ये पीरियडिक टेबल के अंदर पीरियड जो है एटम के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करें इसके अंदर लेंथेनम से जो है एक्टिनम तक जाए, तो लेंथेनम से एक्टिनम तक जाने पर क्या होगा, एक इफेक्ट लगता है जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती है। होनी क्या चाहिए थी, इंक्रीज हो रही है, लेकिन लग क्या रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। इसके कारण जो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इतना ही समझना है इसके अंदर कि यहाँ पर जो है जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट के कंपैरिजन में। इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण एटॉमिक साइज जो है श्रिंक होगी। इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मोटे मोटे टर्म में क्या कहूं कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है इन कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। बाकी लेंथेनाइड इफेक्ट या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है जब आएगा हमारे लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स के अंदर तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर हो गया होगा एटॉमिक रेडियस के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है में इर्रेगुलर चेंज होता है, और इर्रेगुलर चेंज आप कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो डिक्रीज होगी, कोबाल्ट से निकल तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और कॉपर से जिंक तक क्या होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम is called ionization enthalpy, or the required energy to removal of an electron from outermost cell
ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कहने का मतलब ये क्या है कि कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम है, ये टर्म ध्यान रखना है, गैसियस आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, यानी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, ये दो कंडीशन। अब क्या कह रहे हैं कि गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट सेल से, बाहर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। क्यों? एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। तो कहने का मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। दूसरी कंडीशन इसके अंदर देखें कि इफ एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब भी क्या है, एनर्जी ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आने वाली एनर्जी जो होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब बात करें इसके अंदर जो है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें अपन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, यहाँ पर पी ब्लॉक की होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसकी एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन कंपेयर टू डी ब्लॉक और एस ब्लॉक, ये होता है। और सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या कंसर्न करेंगे, इसका रीजन वही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज किस कारण हो रही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमने पहले तीसरे थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ा है। और यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यही चीज बात करें हम इसके अंदर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के टर्म में, इरेगुलर चेंज होगा। अब यहाँ पर ये एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो इरेगुलर टर्म है वही चलेगा, इतना ही याद रखना है, ज्यादा माथापच्ची करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम और मैग्नीज तक देखा जाए तो एटॉमिक साइज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से फेरस, कोबाल्ट, निकल में कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से कॉपर और जिंक के अंदर देखा जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला टर्म चल रहा है, जो वहां पे पढ़ा था वही है, लेकिन इनवर्स करना है उसका, जहां इंक्रीज हो रही थी वहां डिक्रीज करना है, जहां डिक्रीज हो रही थी वहां इंक्रीज, लेकिन कांस्टेंट वाले को छेड़ना तक नहीं है। अब ये चीज 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज में भी चलेगी, 5D सीरीज में भी चलेगी, 6D सीरीज में भी चलेगी, लेकिन हम पर्टिकुलर यहाँ पे जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3D सीरीज की स्टडी कर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर उनकी बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब उसी एटम में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसी एटम में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो थर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे जैसे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का टर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन तो वो का वही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़ी चेंज होंगे, वो का वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इलेक्ट्रॉनों का जो क्या है, रिपल्सन फोर्स का या अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, लेकिन जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स तो बरकरार रहेगा, यानी वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण और जो पीछे बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगी, उनका एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, श्रिंक होती है। और एटॉमिक साइज श्रिंक होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज। यानी कंपेयर करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में से तो ज़्यादा किसकी होगी, थर्ड होगी, फिर सेकंड होगी और फिर फर्स्ट होगी।
अब बात कर दी हमने यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी के एक्सेप्शन की। तो फर्स्ट एक्सेप्शन जो ले रहा हूँ वो ये है कि द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हायर देन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो इसका रीज़न क्या है, आपने पढ़ा ही है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी के कारण थोड़ा चेंज होता है। देखते हैं इसके अंदर क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम के अंदर है 4s1 3d5, कॉपर के अंदर है 4s1 3d10। अब यहाँ पे क्या कह रहा है अपन ने कि 4s1 और 3d10 है, या मैं कहूँ क्रोमियम के अंदर जो है 4s1 और 3d5 है। अब इसमें से मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब क्या हो गया 4s0 हो गया दोनों के अंदर। अब यहाँ पे बचा, एक में बचा 3d5 और दूसरे में बचा 3d10। 3d5 और 3d10 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इनमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ अटेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर वन फर्स्ट आयनाइजेशन, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होता है, ये क्या कर लेते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेट या बाहर इससे इजीली नहीं निकल सकता है। इफ अपन ने निकाल लिया और फिर थर्ड निकालें तो थर्ड तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि स्टेबल है ही नहीं वो, इस कारण से। तो यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के कारण ये चीज़ होती है। नेक्स्ट देखें इसके अंदर, तो हम देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस आता है। तो यहाँ पे स्कैंडियम से इट्रियम तक जाएं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही थी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज होगी। और ल्यूटेशियम से आगे जाएं तो ल्यूटेशियम से आगे जाने पर क्या होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। धन्यवाद।